बादशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और अपने नवरत्नों की बुद्धिमानी के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। मगर उस दरबार की एक और चीज थी जो उतनी ही प्रसिद्ध थी, और वो थी दरबारियों की बीरबल से ईर्ष्या। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और असाधारण बुद्धिमत्ता के बल पर बादशाह के सबसे प्रिय बन चुके थे, अक्सर दूसरे मंत्रियों और सलाहकारों की आंखों में खटकते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल कोई विद्वान या योद्धा नहीं, बल्कि महज एक मसखरा है जो अपनी मीठी मीठी बातों से बादशाह को बहलाता रहता है। एक शाम जब दरबार खत्म हो चुका था और बादशाह अपने खास महल में आराम फरमा रहे थे, कुछ वरिष्ठ दरबारी दीवान-ए-ताज के अहाते में इकट्ठे हुए। उनके चेहरे पर चिंता और क्रोध का मिलाजुला भाव था। आज फिर बीरबल ने एक पेचीदा मामले को चुटकियों में सुलझाकर बादशाह की वाहवाही लूटी थी। उनमें से एक, जिनका नाम इनायत तान था और जो खुद को बीरबल का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी समझते थे, ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, भाइयों, ये कब तक चलेगा? वो कल का आया हुआ लौंडा हम सबकी सालों की मेहनत पर पानी फेर रहा है। बादशाह उसकी बातों में ऐसे आते हैं जैसे कोई बच्चा कहानियों में खो जाता है। दूसरे दरबारी हकीम पजल ने सहमति में सिर हिलाया। आप दुरुस्त फरमाते हैं थान साहब, उसकी चतुराई नहीं, चापलूसी काम करती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बादशाह की आंखों से ये पर्दा हटे। हमें बीरबल को सबके सामने जलील और मूर्ख साबित करना होगा। ये बात सबको जंच गई। वे घंटों तक कानाफूसी करते रहे, तरह तरह की योजनाएं बनाते रहे। वे जानते थे कि बीरबल को सीधे सीधे किसी तर्क वितर्क में हराना नामुमकिन था। उसे फंसाने के लिए जाल ऐसा होना चाहिए था जो तर्क और बुद्धि के परे हो, कुछ ऐसा जो आस्था और विश्वास की दुनिया का हो। आखिरकार एक कुटिल योजना तैयार हुई। अगले दिन दरबार लगा। माहौल गंभीर था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर रोज की तरह ही एक शांत तेज था। बीरबल अपनी जगह पर हमेशा की तरह मुस्कराते हुए खड़े थे। तभी इनायत तान आगे आए, अदब से झुके और बोले, आलम पनाह, गुस्ताती माफ हो। लेकिन हम सब दरबारियों के मन में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है जो हमें सोने नहीं दे रहा। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा, ऐसी क्या बात है इनायत तान जो तुम्हारी नींद उड़ाए हुए है? कहो, हम सुनना चाहते हैं। इनायत तान ने एक नजर बीरबल पर डाली, जो ये सब शांत भाव से देख रहे थे। फिर वो बोले, जहांपनाह, हमने बड़े बड़े ज्ञानियों और फकीरों से सुना है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी है जो दैवीय है। हमने सुना है कि हिमालय की कंदराओं में एक ऐसा गुप्त सरोवर है जिसे बुद्धिवर्धक सरोवर कहते हैं। कहते हैं कि उसका पानी पीने से इंसान की बुद्धि कई गुना बढ़ जाती है, उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। यह सुनकर दरबार में एक फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने रुचि दिखाते हुए कहा, दिलचस्प बात है। तो फिर? इनायत खान ने अपनी चाल का अगला पासा फेंका। हुजूर, हमारा मानना है कि आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल है। उनकी पहुंच और समझ हम सबसे कहीं ज्यादा है। हम सब दरबारी चाहते हैं कि बीरबल उस सरोवर को खोजें और उसका पवित्र जल हम सब के लिए लाए, ताकि हम सब भी उस दिव्य ज्ञान का एक अंश पा सकें और सल्तनत की और बेहतर सेवा कर सकें। यदि बीरबल ऐसा कर पाते हैं तो ये उनकी बुद्धिमानी का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। ये एक शानदार जाल था, एक ऐसा काम जो असंभव था। न तो ऐसा कोई सरोवर था और न ही उसे ढूंढा जा सकता था। अगर बीरबल मना करते तो ये उनकी हार होती और दरबारी ये साबित कर देते कि वो सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। और अगर वो हाँ करते तो वो कभी वापस नहीं आ पाते या खाली हाथ लौटते, जिससे उनकी जगहसाई होती। सारे दरबारी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बीरबल को चारों खाने चित कर दिया था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था। बीरबल के चेहरे पर अभी भी वही शांत मुस्कान थी। वो समझ गए थे कि ये एक गहरा षड्यंत्र है। वो जानते थे कि उनके मित्र, उनके साथी दरबारी
उन्हें नीचा दिखाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। बीरबल ने बादशाह को झुककर सलाम किया और बोले, जहांपनाह, मेरे साथियों की इच्छा मेरे लिए आदेश है। अगर वे मानते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। दरबारियों के चेहरे खिल उठे। उन्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली थी। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन जहांपनाह, ये कोई साधारण काम नहीं है। ये एक दैवीय खोज है। इसके लिए मुझे कुछ समय और कुछ शर्तों की जरूरत होगी। कहो बीरबल, तुम्हें क्या चाहिए? अकबर ने पूछा। मुझे इस पवित्र खोज के लिए 2 महीने का समय चाहिए। इन 2 महीनों में मैं दरबार से अनुपस्थित रहूंगा। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि जो दरबारी उस सरोवर का जल पीना चाहते हैं, वे अपना नाम एक सूची में दर्ज कराएं और उस पर अपने दस्तखत करें, क्योंकि ये पवित्र जल केवल उन्हीं के लिए लाया जाएगा जो सच्चे मन से इसकी इच्छा रखते हैं। ये शर्त दरबारियों को बड़ी मामूली लगी। इनायत तान ने फौरन एक कागज मंगवाया और सबसे पहले अपना नाम लिखा। उसके बाद एक एक करके उन सभी दरबारियों ने जो इस षड्यंत्र में शामिल थे अपने नाम उस सूची में लिख दिए। वे सोच रहे थे कि बीरबल अपनी ही कब्र खोद रहा है। सूची तैयार होने के बाद बीरबल ने उसे अदब से लिया, बादशाह को सलाम किया और दरबार से चले गए। अगले दिन से बीरबल दरबार में नहीं दिखे। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ता महीने में। दरबारी हर रोज जश्न मनाते। उन्हें यकीन था कि बीरबल या तो डरकर कहीं भाग गया है या फिर वो किसी जंगल में भटक रहा होगा और जल्द ही अपनी हार मानकर लौट आएगा। इस बीच बीरबल भागे नहीं थे। वो शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में अपनी योजना को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने कुछ भरोसेमंद मजदूरों को काम पर लगाया और एक बड़े से खाली मैदान में एक विशाल गड्ढा खुदवाया। फिर उन्होंने पास की नदी से नहर खुदवाकर उस गड्ढे को पानी से भर दिया। उसके चारों ओर पेड़ पौधे लगवाए, सुंदर पत्थर रखवाए और उसे एक रहस्यमयी सरोवर का रूप दे दिया। बस एक बात थी, उस सरोवर का पानी साफ नहीं था, बल्कि कीचड़ और मिट्टी से भरा हुआ गंदला था। पूरे 2 महीने बीत गए। दरबारियों को अब पूरा यकीन हो गया था कि बीरबल नहीं लौटेगा। इनायत तान तो बादशाह के पास जाकर ये भी कहने लगे थे कि अब बीरबल की जगह किसी और योग्य व्यक्ति को नियुक्त कर देना चाहिए। ठीक 2 महीने पूरे होने के अगले ही दिन, जब दरबार लगा हुआ था, बीरबल वहां पहुंचे। उनके कपड़े यात्रा की धूल से सने थे। चेहरा थका हुआ लग रहा था, लेकिन आंखों में एक अनोखी चमक थी। उन्हें देखकर दरबारियों के तो होश ही उड़ गए। उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। बीरबल, तुम आ गए। अकबर ने आश्चर्य और खुशी से कहा, क्या तुम अपनी खोज में सफल हुए? बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। जी जहांपनाह, आपकी दुआओं और अल्लाह के करम से मैंने उस बुद्धिवर्धक सरोवर को खोज निकाला है। मैं उसका जल तो नहीं ला सका, क्योंकि उस सरोवर की देवी ने कहा कि ये जल यात्रा में अपनी शक्ति खो देता है। इसलिए हमें सरोवर तक स्वयं चलकर जाना होगा। दरबार में सनसनी फैल गई। इनायत खान और उनके साथी अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे। क्या सच में ऐसा कोई सरोवर है? बीरबल ने आगे कहा, लेकिन उस सरोवर की एक बहुत ही टास और कड़ी शर्त है। क्या शर्त? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, सरोवर की देवी ने कहा है कि इस सरोवर में केवल वही व्यक्ति डुबकी लगा सकता है जो मन, वचन और कर्म से पूरी तरह शुद्ध हो। यानी जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी किसी से ईर्ष्या न की हो, किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र न रचा हो, किसी का बुरा न चाहा हो और जिसका दिल पूरी तरह साफ हो। यदि कोई अपवित्र व्यक्ति उस पानी को छू भी लेगा तो वो दिव्य जल फौरन साधारण कीचड़ में बदल जाएगा और उस व्यक्ति को बुद्धि की जगह जीवन भर के लिए मूर्खता प्राप्त होगी। ये सुनकर दरबारियों के गले सूख गए। ये कैसी शर्त थी? बीरबल ने वो सूची निकाली जिस पर दरबारियों ने दस्तखत किए थे। ये रही उन महानुभावों की सूची
जो इस पवित्र जल को ग्रहण करना चाहते हैं। कल सुबह सूरज उगने से पहले हम सब शहर के बाहर उस सरोवर पर चलेंगे। बादशाह सलामत भी हमारे साथ चलेंगे, ताकि वो इस चमत्कार के साक्षी बन सके। अब दरबारी बुरी तरह फंस चुके थे। वे पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होता ये स्वीकार करना कि वे ईर्ष्यालु और षड्यंत्रकारी हैं, और अगर वे आगे बढ़ते तो उनकी पोल खुलने का डर था। उन्हें लगा कि शायद बीरबल झूठ बोल रहा है, लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं था। अगली सुबह पौ फटने से पहले बादशाह अकबर, बीरबल और सूची में शामिल सभी दरबारी शहर के बाहर उस नवनिर्मित सरोवर के पास पहुंचे। हल्की धुंध और शांत वातावरण ने जगह को और भी रहस्यमयी बना दिया था। बीरबल सरोवर के किनारे खड़े हो गए और बोले, तो देवियों और सज्जनों, ये है बुद्धिवर्धक सरोवर। अब आप में से कौन है वो पहला शुद्ध हृदय व्यक्ति जो इसमें डुबकी लगाकर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहेगा? सब चुप हो गए। कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सबकी नजरें इनायत खान पर थी, क्योंकि इस योजना के मुखिया वही थे। इनायत खान का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो मन ही मन बीरबल को कोस रहे थे, लेकिन बादशाह के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें कुछ तो करना ही था। उन्होंने सोचा, ये बीरबल की कोई चाल है। यहां कोई दिव्य जल नहीं, बस सादा पानी है। मैं डुबकी लगा लेता हूं, कुछ नहीं होगा। बाद में कह दूंगा कि मुझे दिव्य ज्ञान का अनुभव हो रहा है। ये सोचकर उन्होंने एक लंबी सांस ली और जोर से कहा, मैं डुबकी लगाऊंगा। मेरा जीवन एक खुली किताब है। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। ये कहकर वो कपड़े उतारकर सरोवर की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने पानी में पहला कदम रखा, उनके पैर घुटनों तक कीचड़ में धंस गए। पानी बेहद गंदा और बदबूदार था, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने नाक मुंह सिकोड़ते हुए डुबकी लगाई। जब वो बाहर निकले तो उनका पूरा शरीर काले चिपचिपे कीचड़ से सना हुआ था। बालों से गंदा पानी टपक रहा था और वो किसी दैत्य की तरह दिख रहे थे। अकबर ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और पूछा, क्यों इनायत खान, कैसा महसूस हो रहा है? बुद्धि में कुछ बढ़ोतरी हुई? इनायत खान कांपती आवाज में बोले, जी जहांपनाह, अद्भुत। मुझे ब्रह्मांड के रहस्य नजर आ रहे हैं। वो और झूठ बोलते इससे पहले कीचड़ का एक टुकड़ा उनके मुंह में चला गया और वो खांसने लगे। अब दूसरे दरबारियों की बारी थी। वे सब समझ चुके थे कि ये एक जाल है, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। एक एक करके हर दरबारी को उस गंदे कीचड़ भरे सरोवर में डुबकी लगानी पड़ी। हर कोई बाहर निकलता तो कीचड़ में लिथड़ा होता और झूठा दम भरता कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। दृश्य बड़ा ही हास्यास्पद था। सल्तनत के बड़े बड़े मंत्री और सलाहकार कीचड़ में सने बंदरों की तरह लग रहे थे। जब सूची का आखिरी नाम भी पुकार लिया गया तो बादशाह अकबर से रहा नहीं गया। वो जोर जोर से हंसने लगे। उनका अट्टहास पूरी घाटी में गूंज गया। उन्हें हंसता देख बीरबल भी मुस्कुरा दिए। अकबर ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, वाह, आज मेरे दरबार में ज्ञान की गंगा बह रही है। मेरे सभी दरबारी इतने ज्ञानी हो गए हैं कि उनकी सूरत ही बदल गई है। अब दरबारियों को समझते देर न लगी कि उनके साथ क्या हुआ है। उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए। वे नजरें झुकाए खड़े थे। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में बुद्धि बढ़ाने वाला कोई जादुई सरोवर नहीं होता। बुद्धि और ज्ञान शुद्ध मन, अच्छी नीयत और सीखने की ललक से आते हैं, न कि किसी से ईर्ष्या करने या किसी को नीचा दिखाने से। मेरे इन साथियों ने मेरे लिए एक जाल बुना था। मैंने बस उसी जाल में उन्हें उनकी अपनी सच्चाई का आईना दिखा दिया। बीरबल ने आगे कहा, यह सरोवर बुद्धिवर्धक नहीं, बल्कि अहंकार नाशक सरोवर है। इसने यह साबित कर दिया कि जब इंसान ईर्ष्या और घमंड में अंधा हो जाता है तो वो खुद ही अपनी मूर्खता के कीचड़ में डुबकी लगा लेता है। ये सुनकर सभी दरबारियों का सिर शर्म से और झुक गया। वे कीचड़ में सने हुए थे।
अपमानित महसूस कर रहे थे। लेकिन आज उन्हें एक ऐसा सबक मिला था जिसे वे जीवन भर नहीं भूल सकते थे। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी तलवार से नहीं, दिमाग से चलती है। तुमने न सिर्फ इन सबको सबक सिखाया, बल्कि ये भी बता दिया कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला अक्सर खुद ही उसमें गिरता है। उस दिन के बाद दरबारियों ने फिर कभी बीरबल से उलझने की हिम्मत नहीं की। वे समझ गए थे कि बीरबल को मूर्ख बनाने की कोशिश करने का मतलब खुद सबसे बड़ा मूर्ख बनना है। कहानी 2। एक सुबह अकबर अपने शानदार सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की कतारें लगी हुई थी। हर कोई सोच रहा था कि आज फिर कोई अजीब सा सवाल या नई परीक्षा सामने आने वाली है। अकबर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ खोजने की चाह दिख रही थी। उन्होंने अचानक दरबार को शांत कराते हुए कहा, आज मैं आप सब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सभी दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सवाल और जवाब का खेल अकबर को बहुत प्रिय था और दरबारियों के लिए यह अक्सर मुसीबत भी बन जाता था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो हर कोई करता है लेकिन कोई मानता नहीं? सवाल सुनते ही दरबारियों के माथे पर पसीना आ गया। कुछ सोचने लगे, शायद खाना, शायद सोना, शायद झूठ बोलना। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, हर कोई खाना खाता है लेकिन कोई मानता नहीं कि उसने ज्यादा खा लिया। अकबर हंसे लेकिन सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये जवाब मुझे नहीं चाहिए। दूसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, हर इंसान सोता है मगर कोई नहीं मानता कि उसने आलस्य किया है। अकबर फिर मुस्कुराए, सही कहा, लेकिन यह भी अधूरा जवाब है। तीसरा दरबारी झिझकते हुए बोला, जहां पनाह, शायद हर कोई गलतियां करता है लेकिन कोई मानता नहीं। अब दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। सभी को लगने लगा कि यही जवाब सही होगा, लेकिन अकबर ने कड़ा स्वर में कहा, गलती, ये तो सामान्य उत्तर है। मुझे वो जवाब चाहिए जिसमें गहराई हो, सच्चाई हो और जो हर इंसान पर लागू हो। इतनी देर तक बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। वे जानते थे कि ये सवाल सीधा साधा नहीं है। अकबर केवल मनोरंजन नहीं कर रहे थे, बल्कि इंसान की फितरत को परखना चाह रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। हां बीरबल, बताओ, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा जवाब मुझे संतुष्ट करेगा। बीरबल ने पूरे दरबार को देखते हुए धीरे धीरे कहा, जहां पनाह, वो काम है झूठ बोलना। हर कोई झूठ बोलता है, कभी छोटा झूठ, कभी बड़ा झूठ, लेकिन जब उससे पूछा जाए तो कोई भी स्वीकार नहीं करता कि उसने झूठ बोला है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल, तुम कहना चाहते हो कि हर इंसान झूठ बोलता है? जी हां, जहां पनाह, कोई बच्चा ये कहकर झूठ बोल देता है कि उसने मिठाई नहीं खाई। कोई व्यापारी मुनाफा छिपाकर झूठ बोलता है। कोई पति पत्नी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। कोई दरबारी अपनी गलती छिपाने के लिए झूठ बोलता है। और यही नहीं, जहां पनाह, कभी कभी हम खुद से भी झूठ बोलते हैं, पर जब कोई हमें पकड़ ले तब भी हम स्वीकार नहीं करते। अब दरबारियों के बीच बहस छिड़ गई। कुछ कहने लगे, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, तो कुछ हंसकर कहने लगे, बीरबल सही कह रहा है। तो क्या यह सच है कि मैं भी झूठ बोलता हूं? दरबारियों ने एकदम से चुप्पी साध ली। कोई इतना साहस नहीं कर पा रहा था। जहां पनाह, आप भी इंसान हैं और इंसान होने के नाते कभी न कभी झूठ बोलना स्वाभाविक है। लेकिन फर्क यह है कि झूठ छोटा हो या बड़ा, वो हमारे चरित्र की सच्चाई को दिखा देता है। अकबर थोड़े खिन्न हुए। उन्होंने बीरबल को परखने के लिए एक चाल चली। अगर यह सच है कि हर कोई झूठ बोलता है तो तुम ये सिद्ध करके दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए,
ठीक है जहांपनाह, मैं कल ही इसका प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने दरबारियों और नगरवासियों से कहा, जहांपनाह ने आदेश दिया है कि कल दरबार में सब लोग एक एक दूध का घड़ा लेकर आए और उसे इस बड़े हौज में डाल दे। लोगों ने सोचा, अगर सब दूध डालेंगे तो मैं पानी डाल दूं तो कौन देखेगा? हर किसी ने मन ही मन एक छोटा झूठ बोला, बस मैं ही तो कर रहा हूं, बाकी सब दूध डाल देंगे। अगले दिन दरबार में वो हौज भरा हुआ था, लेकिन उसमें दूध नहीं बल्कि पानी ही पानी था। ये क्या? सबने दूध डालने का वादा किया था, फिर ये पानी कैसे आया? जहांपनाह, यही मेरा प्रमाण है। हर किसी ने अपने आप से झूठ बोला। किसी ने सोचा, अगर मैं पानी डाल दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब सबने यही झूठ बोला तो नतीजा आपके सामने है। पूरा दरबार चुप हो गया। किसी के पास कोई तर्क नहीं था। बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है। वास्तव में झूठ वह काम है जो हर कोई करता है, लेकिन कोई मानता नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। हम सब कभी न कभी झूठ बोलते हैं, कभी किसी और से, कभी अपने आप से। लेकिन सच्चाई यह है कि झूठ छिपता नहीं, उसका असर जरूर दिखाई देता है। तो क्यों ना हम सच बोलने की आदत डालें? क्योंकि सच बोलने से हमें डरना नहीं पड़ता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके हिसाब से क्या झूठ बोलना कभी सही हो सकता है? जैसे किसी की जान बचाने के लिए या किसी को दुख से बचाने के लिए? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। कहानी 3। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुतलिया सल्तनत के वो आला मथाम शासक थे जिनका रुतबा दुनिया भर में माना जाता था। उनकी सल्तनत दूर दूर तक फैली थी, खजाने भरे हुए थे और उनके एक इशारे पर लाखों की फौज जान देने को तैयार रहती थी। अकबर एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय और कला प्रेमी बादशाह थे, लेकिन इन सब गंभीर गुणों के बीच उनके अंदर एक बच्चा भी छुपा था जो कभी कभी ऐसी अजीबोगरीब ख्वाहिशें कर बैठता था कि पूरा दरबार चक्कर में पड़ जाता था। ये उन दिनों की बात है जब मौसम बेहद सुहाना था। हल्की हल्की पुरवाई चल रही थी और आसमान में रुई के गोलों जैसे बादल तैर रहे थे। अकबर अपने शाही बाग आरामगाह में टहल रहे थे। उनके साथ उनके सबसे भरोसेमंद और हाजिर जवाब सलाहकार बीरबल भी थे। चारों तरफ खुशबूदार फूलों की महक थी, पव्वारे संगीत बिखेर रहे थे और पक्षियों का कलरव मन को मोह रहा था। ऐसे खुशनुमा माहौल में बादशाह का मन भी बच्चों की तरह चंचल हो उठा। वो अचानक रुक गए, आसमान की ओर देखा और एक गहरी सांस लेकर बोले, बीरबल, आज हमारा मन कुछ तूफानी करने का कर रहा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जरूर जहांपनाह, हुक्म कीजिए। क्या किसी पड़ोसी मुल्क पर चढ़ाई करनी है या कोई नया तिला पता करना है? अकबर हंस पड़े, नहीं बीरबल, लड़ा इस गड़े से तो हमारा मन ऊब चुका है। हम आज कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आज से पहले किसी बादशाह ने न किया हो, न सोचा हो। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, ऐसी क्या ख्वाहिश है आलमपना? अकबर ने अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ कहा, बीरबल, हमारी 3 ख्वाहिशें हैं और तुम्हें ये तीनों ख्वाहिशें एक ही दिन में सूरज ढलने से पहले पूरी करनी होंगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आप हुक्म करें जहांपनाह, कोशिश पूरी रहेगी। तो सुनो, अकबर ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, हमारी पहली ख्वाहिश है कि हम एक ऐसा बिस्तर चाहते हैं जो न जमीन पर हो न आसमान में। बीरबल ने सिर खुजलाया, ये कैसी पहेली थी? बिस्तर या तो जमीन पर होता है या फिर उसे लटकाया जा सकता है, जो एक तरह से आसमान का ही प्रतीक है। अकबर ने अपनी दूसरी ख्वाहिश बताई, हमारी दूसरी ख्वाहिश है कि आज दोपहर के खाने में हम धूप खाना चाहते हैं। अब तो बीरबल का सिर चकरा गया। धूप? कोई धूप कैसे खा सकता है? यह तो सरासर नामुमकिन बात थी। अकबर अपनी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश पर आए, जो सबसे ज्यादा अजीब थी। और हमारी तीसरी ख्वाहिश है बीरबल कि आज शाम
हम पूरे आगरा शहर को एक ही बर्तन में देखना चाहते हैं। बीरबल एक पल के लिए सन्न रह गए। न जमीन पर, न आसमान में बिस्तर, खाने में धूप और एक बर्तन में पूरा आगरा। ये किसी बादशाह की ख्वाहिशें थी या किसी संकी जादूगर की पहेलियां? अकबर ने बीरबल के चेहरे पर हवाइयां उड़ते देखकर मजे लिए। क्यों बीरबल, क्या हुआ? क्या तुम्हारे चतुर दिमाग ने भी आज जवाब दे दिया? अगर तुम हमारी ये 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाए तो मान लेना कि तुम जैसा कहते हो उतने बुद्धिमान नहीं हो। दरबार के दूसरे मंत्री और दरबारी जो दूर से ये नजारा देख रहे थे, मन ही मन बड़े न्युश हुए। उन्हें लगा कि आज तो बीरबल बुरी तरह फंसे हैं। ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना नामुमकिन था। लेकिन बीरबल के चेहरे पर चिंता की लकीरें जल्द ही एक रहस्यमयी मुस्कान में बदल गई। उन्होंने बादशाह को अदब से सलाम किया और कहा, आलम पनाह, आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर। बस मुझे कुछ घंटों की मोहलत और कुछ इंतजाम करने की इजाजत दीजिए। वादा रहा, सूरज ढलने से पहले आपकी तीनों ख्वाहिशें पूरी होंगी। अकबर को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली थी। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, जाओ और अपना कमाल दिखाओ, हमें इंतजार रहेगा। बीरबल वहां से सीधे अपने घर गए और अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने पहली ख्वाहिश को पूरा करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कुछ मजबूत बढ़ियों को बुलाया और उन्हें एक बड़ी सी मजबूत चारपाई बनाने का हुक्म दिया। लेकिन ये कोई आम चारपाई नहीं थी। बीरबल ने उन्हें कुछ खास निर्देश दिए। फिर वो शहर के सबसे ऊंचे और मजबूत पेड़ की तलाश में निकल पड़े, जो शाही बाग के पास ही था। दोपहर होने को आई। अकबर अपने दीवान-ए-ताश में बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल पहली ख्वाहिश ही पूरी नहीं कर पाएंगे। तभी एक सेवक ने आकर नबर दी कि बीरबल ने बादशाह को बाग में बुलाया है। अकबर बाग में पहुंचे तो देखा कि एक ऊंचे और घने बरगद के पेड़ की 2 मोटी डालों के बीच एक शानदार चारपाई लटक रही थी। वो इतनी मजबूती से बंधी थी कि उस पर आराम से सोया जा सकता था। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, आपकी पहली ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये रहा आपका बिस्तर। अकबर ने भौहें सिकोड़कर कहा, लेकिन बीरबल, ये तो हवा में लटक रहा है, यानी एक तरह से आसमान में ही हुआ। हमने तो ऐसा बिस्तर मांगा था जो न जमीन पर हो न आसमान में। बीरबल मुस्कुराए, गुस्ताखी माप जहांपना, लेकिन जरा धौर से देखिए। ये बिस्तर जमीन से तो कई फुट ऊपर है, इसलिए ये जमीन पर नहीं है, और आसमान तो मीलों ऊपर है। ये बिस्तर तो बस पेड़ की डालों से बंधा है, तो ये आसमान में भी नहीं है। ये तो ठीक बीच में है, न जमीन पर न आसमान में। अकबर बीरबल के तर्क के आगे निरुत्तर हो गए। बात तो बिल्कुल सही थी। उन्होंने एक ऐसी पहेली बुझी थी जिसका शाब्दिक अर्थ निकालना नामुमकिन था, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से उसका एक व्यावहारिक और सटीक हल निकाल लिया था। अकबर उस चारपाई पर बैठे उसे मजबूत पाया और मन ही मन बीरबल की दाद दिए बिना न रह सके। ठीक है बीरबल, हम मानते हैं, पहली ख्वाहिश तो तुमने बड़ी चतुराई से पूरी कर दी, लेकिन अब दोपहर हो चुकी है और हमें जोरों की भूख लगी है। लाओ हमारी दूसरी ख्वाहिश पूरी करो। हमें धूप खानी है। दरबारियों को लगा कि अब बीरबल जरूर पकड़े जाएंगे। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, खाना बिल्कुल तैयार है, बस आप मेरे साथ रसोई घर तक चलने की जहमत करें। अकबर और सारे दरबारी बीरबल के पीछे पीछे शाही रसोई घर में पहुंचे। वहां तरह तरह के लजीज पकवानों की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन अकबर की नजरें तो धूप को ढूंढ रही थी। बीरबल उन्हें रसोई के एक खास हिस्से में ले गए, जहां एक बड़ी सी लोहे की जाली पर पापड़ सेके जा रहे थे। बीरबल ने एक गर्मागर्म, कस्ता और कुरकुरा पापड़ उठाया और उसे एक शाही तश्तरी में रखकर अकबर के सामने पेश किया। लीजिए जहांपनाह, धूप हाजिर है। अकबर हैरान रह गए। ये क्या मजाक है बीरबल? ये तो पापड़ है, हमने तुमसे धूप मांगी थी।
बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, हमारी भाषा में पापड़ को धूप में सुखाकर ही बनाया जाता है। इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया धूप पर ही निर्भर करती है। इसीलिए कई जगहों पर इसे मजाक में धूप अभी कहते हैं। ये धूप का ही एक स्वादिष्ट और खाने योग्य रूप है। आपने खाने के लिए धूप मांगी थी। ये रही वो धूप जिसे खाया जा सकता है। ये सुनकर अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल ने एक बार फिर अपनी वाकपटुता और हाजिर जवाबी से एक नामुमकिन लगने वाली ख्वाहिश को मजेदार तरीके से पूरा कर दिया था। उन्होंने वो पापड़ खाया जो वाकई बड़ा स्वादिष्ट था। वाह बीरबल, वाह! मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने हमारी दूसरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। लेकिन अब शाम होने वाली है और हमारी सबसे मुश्किल ख्वाहिश अभी बाकी है। हमें पूरा आगरा शहर एक ही बर्तन में देखना है। इसके लिए तुम क्या करोगे? क्या पूरे शहर को उठाकर किसी घड़े में डाल दोगे? अकबर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। दरबारी भी आपस में कानाफूसी करने लगे। ये तो हो ही नहीं सकता। बीरबल अब जरूर हार मानेंगे। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, इसका भी इंतजाम हो गया है। बस आप शाम को महल की सबसे ऊंची छत पर तशरीफ लाएं। सूरज ढलने लगा और आसमान में सिंदूरी रंग बिखर गया। अकबर और उनके सारे दरबारी महल की छत पर जमा हो गए। वहां बीचों बीच एक बड़ा सा चौड़े मुंह वाला पीतल का परात रखा हुआ था जो पानी से लबालब भरा था। अकबर ने पूछा, ये क्या है बीरबल? क्या तुम इस पानी में पूरा आगरा दिखाने वाले हो? बस कुछ पल और जहां पनाह, बीरबल ने कहा और शहर के कोतवाल को एक इशारा किया। इशारा मिलते ही पूरे आगरा शहर में मशालें, चिराट और दिए जलाने का हुक्म दे दिया गया। धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, पूरा आगरा शहर हजारों लाखों टिमटिमाते दियों और मशालों की रोशनी से जगमगा उठा। सिले की दीवारें, मीनारे, हवेलियों की छतें, बाजारों की गलियां, सब कुछ रोशनी में नहा गया। अब बीरबल अकबर को उस पानी से भरे परात के पास ले गए। आलम पनाह, अब जरा इस बर्तन में देखिए। अकबर ने जब उस शांत पानी में झांका तो वो हैरान रह गए। उस पानी में पूरे जगमगाते आगरा शहर का प्रतिबिंब, उसका अक्स साफ साफ दिखाई दे रहा था। हजारों टिमटिमाते दिए ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान के सारे तारे उस एक बर्तन में उतर आए हों। वो नजारा इतना खूबसूरत और जादुई था कि अकबर बस देखते ही रह गए। पूरा आगरा शहर अपनी सारी शानो शौकत और रोशनी के साथ सचमुच एक ही बर्तन में सिमट आया था। अकबर ने भाव विभोर होकर बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, आज तुमने हमें निरुत्तर कर दिया। तुमने न सिर्फ हमारी 3 अजीबोगरीब ख्वाहिशें पूरी की, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता अगर इंसान के पास तुम्हारी जैसी अक्ल और सूझबूझ हो। उन्होंने ऐलान किया, बीरबल की इस असाधारण बुद्धिमानी के लिए हम उन्हें 10,000 सोने की अशर्फिया और 5 गांवों की जागीर इनाम में देते हैं। दरबारियों के चेहरे उतर गए। वो जो बीरबल की हार का जश्न मनाने आए थे, उन्हें अब उसकी जीत का गवाह बनना पड़ रहा था। उस दिन के बाद से अकबर ने कभी ऐसी ख्वाहिशें नहीं की जिन्हें पूरा करना असंभव लगे, क्योंकि वो जान गए थे कि जब तक उनके पास बीरबल जैसा हीरा है, तब तक उनकी हर ख्वाहिश, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों न हो, हकीकत में बदल सकती है। और ये कहानी हमेशा के लिए इस बात की मिसाल बन गई कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से बादशाह की सनक को भी एक यादगार और खूबसूरत अनुभव में बदल दिया था। कहानी 4। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें केवल हंसाती ही नहीं, बल्कि गहरे जीवन संदेश भी देती है। कभी अकबर बीरबल की परीक्षा लेते, तो कभी बीरबल अकबर को उनके ही शब्दों में सबक सिखा देते। आज की कहानी भी ऐसी ही है, जहां बीरबल ने अपने ही अंदाज में बादशाह अकबर को उनकी कही हुई बातों से ऐसा सबक दिया कि पूरा दरबार दंग रह गया। एक सुबह दरबार में हलचल मची हुई थी। अकबर का मूड कुछ अलग ही था। वे दरबारियों से सवाल जवाब कर रहे थे और हर किसी को परखने में लगे थे।
अचानक अकबर ने गर्व से कहा, मुझे लगता है कि एक राजा की ताकत और इच्छा से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। राजा जो कह दे वही सच बन जाता है और उसकी बात ही कानून होती है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। सभी दरबारी सिर हिलाकर बोले, जहांपनाह बिल्कुल सही फरमाते हैं। लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने तुरंत ध्यान दिया और बोले, क्या हुआ बीरबल, आज तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि बादशाह की ताकत से भी कोई बड़ी ताकत है? बीरबल ने मुस्कुराकर झुकते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं, लेकिन पूरी तरह सहमत भी नहीं हूं। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। सबको लगा कि बीरबल आज मुसीबत में पड़ेंगे। अकबर की भौहें तन गई। उन्होंने गंभीर होकर कहा, मतलब तुम कहना चाहते हो कि मेरी ताकत और मेरे शब्दों से भी कोई चीज बड़ी है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां, जहांपनाह, और आज मैं आपको उसी चीज का अनुभव कराऊंगा। अकबर को चुनौती का स्वाद अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। अगर तुम साबित कर पाए कि मेरे शब्दों से बड़ी भी कोई ताकत है तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल शांत मन से घर लौट आए। उनके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने सोचा, अकबर अपने शब्दों पर घमंड कर बैठे हैं, अब मुझे उन्हें उनकी बातों से आईना दिखाना होगा। उन्होंने अगले 3 दिन चुपचाप तैयारी की। कभी वे गरीबों से मिलने गए, कभी सैनिकों से बातचीत की, तो कभी बच्चों से खेलते दिखे। लोग हैरान थे कि बीरबल आखिर कर क्या रहे हैं। समय पूरा हुआ और बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर पहले से ही मुस्कुराते हुए बैठे थे। तो बीरबल, तैयार हो? अब बताओ, क्या चीज है जो बादशाह के शब्दों से बड़ी है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं सीधे शब्दों में नहीं दूंगा, बल्कि एक छोटा सा प्रयोग करूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने एक गरीब किसान को दरबार में बुलवाया। किसान थकामांदा आया और जमीन पर झुक गया। अकबर ने गर्व से कहा, देखो मेरी ताकत। एक इशारे पर यह गरीब यहां आ गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सही कहा जहांपनाह, लेकिन अब देखिए। बीरबल ने किसान से पूछा, अगर बादशाह आपसे कहें कि आज से आप अमीर हो गए हैं, तो क्या आप अमीर बन जाएंगे? किसान ने भोलेपन से कहा, नहीं हुजूर, मेरे पास खेती बाड़ी, घर, धन कुछ नहीं है। अगर बादशाह कह भी दे तो सच तो यही है कि मैं गरीब हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, शब्दों से हकीकत नहीं बदलती, सच वही है जो अनुभव में है। अकबर चुप हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बीरबल ने दरबार में एक अपराधी को बुलाया। उस पर चोरी का इल्जाम था। अकबर ने आदेश दिया, मैं कहता हूं कि यह आदमी निर्दोष है। अपराधी मुस्कुराने लगा। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब मैं गवाह और सबूत पेश करता हूं। गवाहों ने चोरी होते देखा था और सबूत भी मौजूद थे। साबित हो गया कि आदमी दोषी है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने कह दिया कि यह निर्दोष है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि यह चोर है। आपके शब्द सच्चाई को बदल नहीं पाए। अकबर थोड़ा असहज हो गए। दरबारी समझ रहे थे कि बीरबल धीरे धीरे बादशाह को आईना दिखा रहे हैं। अब बीरबल ने सीधा अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, अब आखिरी सवाल आपसे। मान लीजिए मैं कह दूं कि आप बादशाह नहीं हैं, बल्कि मेरे सेवक हैं। क्या सिर्फ मेरे कह देने से आप सेवक बन जाएंगे? अकबर हंस पड़े। नहीं बीरबल, इससे मेरी हकीकत नहीं बदलेगी। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, तो यही सच है जहांपनाह, आपके शब्द भी हकीकत को बदल नहीं सकते। शब्द ताकतवर है, लेकिन उनसे भी बड़ी ताकत है सच्चाई। अकबर कुछ देर तक चुप बैठे रहे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी सोच थी। आखिरकार उन्होंने कहा, बीरबल,
तुमने सही कहा। मैं अपने शब्दों पर इतना गर्व करने लगा था कि ये भूल गया कि हकीकत और सच्चाई सबसे ऊपर होती है। तुमने मुझे मेरी ही बातों में फंसाकर ये सबक सिखाया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, आज तुमने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया है। राजा के शब्द कानून हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ही सबसे बड़ा कानून है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जब बीरबल ने अकबर को ही सबक सिखा दिया, अपने ही शब्दों से। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? राजा का आदेश, इंसान के शब्द या सच्चाई? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी 5। आगरा शहर की चहल पहल से दूर एक शांत और हरी भरी गली में 2 पड़ोसियों के घर अगल बगल बसे थे। एक घर था रहीम चाचा का, जो एक उम्रदराज, शांत और सुलझे हुए इंसान थे। वो मुतलिया सल्तनत के लिए शाही बातों की देखरेख किया करते थे और पेड़ पौधों से उनका रिश्ता इंसानों से ज्यादा गहरा था। उनका आंगन तरह तरह के फूलों और फलों के पेड़ों से महकता रहता था। उन्हीं के बगल में दूसरा घर था पंडित दीनानाथ का, जो एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे और अपनी धार्मिकता और उसूलों के बड़े पक्के थे। पंडित जी थोड़े तुनक मिजाज और जिद्दी स्वभाव के थे। सालों से दोनों पड़ोसी बड़े अमन और भाईचारे से रहते आए थे। ईद पर रहीम चाचा के घर से सिवैयों की खुशबू पंडित जी के घर तक पहुंचती, तो दिवाली पर पंडित जी के घर के दिए रहीम चाचा के आंगन को भी रोशन करते। उनके बच्चों की दोस्ती भी गहरी थी। लेकिन वक्त के साथ बच्चे बड़े होकर अपने अपने कामों में लग गए और अब घरों में सिर्फ ये 2 बुजुर्ग ही रह गए थे। विवाद की जड़ बना एक आम का पेड़। ये पेड़ रहीम चाचा के आंगन में लगा था, लेकिन उसकी एक मोटी और फलदार शाख पंडित दीनानाथ के आंगन की ओर इतनी झुक गई थी कि गर्मियों में आधे से ज्यादा फल पंडित जी के आंगन में ही गिरते थे। सालों तक ये कोई मसला नहीं था। पंडित जी गिरे हुए आमों को इकट्ठा करके खुद भी खाते और कुछ रहीम चाचा को भी भिजवा देते। ये एक अलिखित समझौता था जो आपसी प्रेम और सम्मान पर टिका था। लेकिन उस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही थी और आमों की फसल भी बम्पर हुई थी। पंडित दीनानाथ के मन में लालच के बीज ने अंकुर फोड़ना शुरू कर दिया। उनके एक दूर के रिश्तेदार ने, जो बड़ा ही कुटिल और झगड़ालू किस्म का आदमी था, उनके कान भर दिए। पंडित जी, आप भी बड़े भोले हैं। पेड़ की जिस डाली का फल आपके आंगन में गिरता है, उस पर ठानुनन आपका हक है। रहीम मियां तो मुफ्त में आपके हिस्से के आमों पर भी कब्जा जमाए बैठे हैं। ये बात पंडित जी के दिमाग में घर कर गई। उनकी नीयत में खोट आ गया। एक दिन सुबह सुबह जब रहीम चाचा अपने बात में पानी दे रहे थे, पंडित दीनानाथ अकड़कर उनके पास आए और बोले, रहीम मियां, इस साल से हमारी तरफ वाली डाली के सारे आम हमारे होंगे। तुम उन पर नजर भी मत डालना। रहीम चाचा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? पेड़ मेरा है, जड़ें मेरे आंगन में हैं। हाँ, फल आपके आंगन में गिरते हैं तो आप भी खाते हैं और मैं भी। इसमें हथ और ठानून की बात कहां से आ गई? थानून की बात है। पंडित जी ने रौब से कहा, जो डाली मेरे घर की सीमा में है वो मेरी है। बस, मैंने कह दिया सो कह दिया। बात बढ़ गई। रहीम चाचा ने समझाने की बहुत कोशिश की, सालों पुराने रिश्ते का वास्ता दिया, लेकिन पंडित जी टस से मस नहीं हुए। उनकी जिद ने सालों की दोस्ती में एक मोटी दीवार खड़ी कर दी। अब दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते। वो आम का पेड़ जो कभी उनकी दोस्ती का प्रतीक था, अब उनकी दुश्मनी की वजह बन चुका था। मामला मोहल्ले की पंचायत तक पहुंचा। पंचायत ने भी दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पंडित दीनानाथ किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर रहीम चाचा ने उनकी बात नहीं मानी तो वो उस डाली को ही कटवा देंगे। ये सुनकर रहीम चाचा का दिल बैठ गया। वो उस पेड़ को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। उन्होंने कहा, पंडित जी,
डाली काटने से तो पेड़ का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये पेड़ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर मेरी शर्त मान लो, पंडित जी ने अकड़कर कहा। कोई हल न निकलता देख रहीम चाचा ने थकहार कर कहा, ठीक है पंडित जी, अगर आप डाली काटना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? पंडित जी ने उत्सुकता से पूछा। डाली आप खुद नहीं काटेंगे, रहीम चाचा ने शांत भाव से कहा। इस काम के लिए आपको शाही लकड़हारों को बुलाना होगा और जो भी तरचाएगा वो आपको देना होगा। पंडित जी को लगा कि रहीम चाचा हार मान गए हैं। उन्होंने फौरन ये शर्त मान ली। वो नहीं जानते थे कि रहीम चाचा ने ये चाल क्यों चली है। मामला अब गली मोहल्ले से निकलकर सल्तनत के गलियारों तक पहुंच गया था। चूंकि पेड़ की डाली काटने के लिए शाही लकड़हारों को बुलाना था, तो इसकी इजाजत के लिए अर्जी बादशाह अकबर के दरबार में पेश की गई। जब ये अनोखा मामला दरबार में पहुंचा तो सभी दरबारी हैरान रह गए। एक आम की डाली के लिए दो पुराने दोस्त दुश्मन बन गए थे। ये बात सबको बड़ी अजीब लगी। अकबर ने पूरी अर्जी पढ़ी और फिर अपने नवरत्नों की ओर देखा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? थानून क्या कहता है? दरबार के थाजी ने थानून की किताबें पलटते हुए कहा, आलम पनाह, थानून के हिसाब से पेड़ जिसका है, फल भी उसी के होते हैं। लेकिन अगर पेड़ की डाली किसी दूसरे की मिल्कियत में चली जाए तो उस जमीन का मालिक उस डाली को हटाने की मांग कर सकता है। तो इसका मतलब पंडित दीनानाथ अपनी जगह सही है? अकबर ने पूछा। एक तरह से जी जहांपनाह, थाजी ने सिर झुकाकर कहा। लेकिन अकबर को यह फैसला अधूरा और अन्यायपूर्ण लग रहा था। उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ थानून का नहीं, बल्कि इंसानियत और रिश्तों का भी मामला है। उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थी, जो हमेशा की तरह शांति से सब कुछ सुन रहे थे। बीरबल, तुम इस मसले पर खामोश क्यों हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बीरबल ने आगे आकर बादशाह को सलाम किया। जहांपनाह, थाजी साहब ने थानून की बात की, लेकिन थानून हमेशा दिलों को नहीं जोड़ सकता। यह मामला एक पेड़ की डाली का नहीं, बल्कि दो पड़ोसियों के टूटे हुए विश्वास का है। अगर इजाजत हो तो मैं इस मामले को अपने तरीके से सुलझाना चाहूंगा। अकबर जानते थे कि बीरबल का तरीका हमेशा सबसे अनूठा होता है। उन्होंने मुस्कुराकर इजाजत दे दी। ठीक है बीरबल, ये मामला अब तुम्हारे हवाले, लेकिन याद रहे, फैसला ऐसा होना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बीरबल ने सबसे पहले रहीम चाचा और पंडित दीनानाथ दोनों को दरबार में बुलवाया। पंडित दीनानाथ बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें लगा कि छानून उनके साथ है और फैसला उन्हीं के हाथ में होगा। वही रहीम चाचा का चेहरा उदास था, जैसे वो अपनी सबसे प्यारी चीज खोने जा रहे हों। बीरबल ने दोनों को देखा और फिर पंडित दीनानाथ से पूछा, पंडित जी, क्या ये सच है कि आप रहीम चाचा के आंगन में लगे आम के पेड़ की वो डाली कटवाना चाहते हैं जो आपके आंगन की तरफ झुकी हुई है? जी हां, बिल्कुल, पंडित जी ने दृढ़ता से कहा। वो डाली मेरे घर में अनाधिकृत रूप से घुस आई है। मुझे उससे परेशानी होती है। परेशानी? बीरबल ने हैरानी से पूछा। कैसी परेशानी? जहां तक मुझे पता है, वो डाली तो आपको मीठे मीठे आम देती है। वह उससे मेरे आंगन में गंदगी होती है, पत्ते गिरते हैं। पंडित जी ने बहाना बनाया। और ये मेरे हज का मामला है। बीरबल मुस्कुराए। ठीक है, हम आपके हज का पूरा सम्मान करते हैं। थानून आपको अपनी सीमा में आई हुई डाली को काटने की इजाजत देता है। यह सुनकर पंडित जी का चेहरा खिल गया। उन्होंने विजय भाव से रहीम चाचा की ओर देखा, लेकिन बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। हां, तो थानून के अनुसार डाली तो आपकी हो गई, लेकिन एक छोटी सी बात और है। क्या बात? पंडित जी ने बेचैनी से पूछा। बीरबल ने बड़े शांत भाव से कहा, पंडित जी, डाली तो आपकी है, लेकिन उस डाली को सींचने वाला पानी कहां से आता है? वो तो रहीम चाचा की जमीन से, उस पेड़ की जड़ों से आता है। उस पानी पर तो आपका कोई हक नहीं है। वो तो रहीम चाचा की मिल्कियत है।
पंडित दीनानाथ उलझन में पड़ गए। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बेशक डाली को काट सकते हैं, बीरबल ने समझाया, लेकिन काटते वक्त आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि रहीम चाचा की मिल्कियत का एक बूंद पानी भी जो उस डाली के अंदर बह रहा है आपकी जमीन पर न गिरे। अगर ऐसा हुआ तो आपको शाही खजाने में भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने दूसरे की संपत्ति, पानी को बर्बाद किया है। अब पंडित दीनानाथ का दिमाग चकरा गया। ये कैसी शर्त थी? कोई भी लकड़ी की डाली बिना पानी गिराए कैसे काटी जा सकती है? जैसे ही कुल्हाड़ी चलेगी, डाली से रस और पानी तो निकलेगा ही। उन्होंने हकलाते हुए कहा, मां, मगर ये तो नामुमकिन है। डाली कटेगी तो पानी तो गिरेगा ही। तो फिर डाली नहीं कट सकती, बीरबल ने साफ कह दिया। जब तक आप कोई ऐसा तरीका नहीं खोज लेते जिससे डाली भी कट जाए और रहीम चाचा का पानी भी जाया न हो, तब तक सल्तनत आपको डाली काटने की इजाजत नहीं दे सकती। पंडित दीनानाथ का चेहरा देखने लायक था। उनकी सारी अकड़ हवा हो गई थी। वो समझ गए थे कि बीरबल ने उन्हें उन्हीं के बुने जाल में फंसा दिया है। वो निरुत्तर होकर अपनी जगह पर खड़े रह गए। पूरा दरबार बीरबल की इस अद्भुत सूझबूझ पर वाह वाह कर उठा। बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे, लेकिन बीरबल का काम अभी तत्म नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि पंडित जी शर्म से पानी पानी हो रहे हैं। वो उन्हें सिर्फ हराना नहीं, बल्कि उनका दिल जीतना चाहते थे। बीरबल रहीम चाचा के पास गए और धीरे से बोले, रहीम चाचा, पंडित जी आपके पुराने दोस्त हैं। आज ये शर्मिंदा है, इंसान से गलती हो जाती है। क्या आप बड़े दिल का परिचय देते हुए इन्हें माफ नहीं कर सकते? रहीम चाचा की आंखों में आंसू आ गए। वो हमेशा से यही चाहते थे। उन्होंने आगे बढ़कर पंडित दीनानाथ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, दीनानाथ भाई, छोड़ो भी ये सब। ये पेड़ तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा। आज से इस पेड़ के सारे फल तुम्हारे हुए। मुझे सिर्फ मेरा पुराना दोस्त वापस चाहिए। ये सुनकर पंडित दीनानाथ की आंखों से भी पश्चाताप के आंसू बन निकले। उन्होंने रहीम चाचा को गले लगा लिया। मुझे माश कर दो रहीम भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने एक बेजुबान पेड़ के लिए अपने सगे भाई जैसे दोस्त का दिल दुखाया। मुझे फल नहीं, तुम्हारी दोस्ती चाहिए। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। दो बिछड़े हुए दोस्त फिर से एक हो गए थे। वो आम का पेड़ जो उनकी दुश्मनी का कारण बना था, अब उनके पुनर्मिलन का गवाह बन गया। बादशाह अकबर ने अपनी जगह से उठकर कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ एक डाली नहीं बचाई, तुमने एक रिश्ते को टूटने से बचाया है। तुमने ये साबित कर दिया है कि सबसे बड़ा ठानून इंसानियत का थानून है, और सबसे बड़ा फैसला वह है जो दिलों को जोड़े, तोड़े नहीं। उन्होंने ऐलान किया, आज से ये आम का पेड़ शाही दोस्ती का पेड़ कहलाएगा, और इसके फल दोनों पड़ोसी मिलकर बांटेंगे। और सल्तनत की तरफ से हर साल इन दोनों दोस्तों के घर ईद और दिवाली पर शाही उपहार भेजे जाएंगे, ताकि इनकी दोस्ती की मिसाल हमेशा कायम रहे। उस दिन के बाद रहीम चाचा और पंडित दीनानाथ की दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई, और वो आम का पेड़ पहले से भी ज्यादा मीठे फल देने लगा, जैसे वो भी दो दोस्तों के मिलन की खुशी मना रहा हो। ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, इस बात का सबूत बनकर कि कैसे बीरबल की बुद्धिमानी ने न सिर्फ एक लड़ाई का समाधान किया, बल्कि नधरत की जमीन पर मोहब्बत के फूल भी खिला दिए। कहानी 6। बात उन दिनों की है जब शहंशाह अकबर के नाम का सूरज हिंदुस्तान के आसमान पर अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। उनकी सल्तनत में अमन था, खुशहाली थी और न्याय का बोलबाला था। आगरा का किला न केवल सत्ता का केंद्र था, बल्कि इल्म-ओ-दब और पन का भी एक ऐसा संगम था जहां दूर दूर से गुणी जन अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने आते थे। एक रोज फारस की सरजमीन से एक महान विद्वान और फलस्फी हकीम जर्रार मुतलिया दरबार में हाजिर हुए। हकीम जर्रार अपने ज्ञान के लिए जितना प्रसिद्ध थे, उससे कहीं ज्यादा अपने दंभ
और अपनी तीखी जबान के लिए जाने जाते थे। उन्हें अपनी अतल पर इतना नाज था कि वह दुनिया के किसी भी विद्वान को अपने सामने तुच्छ समझते थे। उन्होंने अकबर की और उनके नवरत्नों की बुद्धिमानी की बड़ी तारीफें सुनी थी, खासकर बीरबल की। वो इसी बात का इम्तिहान लेने आए थे कि इन बातों में हकीकत कितनी है और अफसाना कितना। दीवान-ए-ताश में दरबार सजा हुआ था। अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। हकीम जर्रार ने शाही अदबो गायदों के साथ बादशाह को सलाम किया। अकबर ने भी उनका पूरा मान सम्मान किया और उन्हें अपने पास एक विशेष आसन पर बिठाया। कुछ देर सल्तनत के मामलों और पारस के हालचाल पर गुफ्तगू होती रही। फिर हकीम जर्रार अपने असली मकसद पर आए। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, आलम पनाह, मैंने आपके दरबार और आपके नवरत्नों की बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं। कहते हैं कि यहां हर उलझी हुई पहेली का हल है और हर मुश्किल सवाल का जवाब। अगर इजाजत हो तो मैं भी आपके दरबार की अत्ल के सामने एक छोटी सी गुत्थी पेश करना चाहूंगा। अकबर को चुनौतियां पसंद थी। उन्होंने गर्व से अपने दरबारियों की ओर देखा और कहा, हकीम साहब, जरूर पूछिए। हमें खुशी होगी अगर हमारा कोई भी दरबारी आपकी जिज्ञासा को शांत कर सका। हकीम जर्रार अपनी जगह से उठे, पूरे दरबार पर एक सरसरी निगाह डाली और फिर अपनी भारी आवाज में बोले, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, पर उसका जवाब उतना ही गहरा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस कायनात में वो कौन सी एक चीज है जो पानी में रहकर भी, पानी में डूबकर भी, पानी से कभी गीली नहीं होती। सवाल सुनकर पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ये कैसा सवाल था? पानी का तो स्वभाव ही गीला करना है। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो उसके स्वभाव को ही चुनौती दे दे? दरबार के बड़े बड़े विद्वान और मंत्री एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अकबर ने अपने दरबारियों को उकसाते हुए कहा, क्या बात है, आप सब खामोश क्यों हो गए? जवाब दीजिए हकीम साहब के सवाल का। सबसे पहले मुल्ला दोप्याजा ने अपनी समझ का घोड़ा दौड़ाया। वो बोले, हुजूर, इसका जवाब तो तेल है। तेल पानी पर तैरता है और उससे मिलता नहीं। हकीम जर्रार तिरस्कार से मुस्कुराए। मुल्ला जी, तेल पानी पर एक परत बना लेता है, लेकिन वो पानी के संपर्क में तो आता ही है। अगर आप तेल की एक बूंद को पानी में डालकर निकालेंगे तो उस पर पानी की बूंदें चिपकी मिलेंगी। मेरा सवाल उस चीज के बारे में है जो पानी में रहकर भी बिल्कुल सूखी रहती है। फिर एक और मंत्री, जो खुद को बड़ा वैज्ञानिक समझते थे, ने कहा, इसका उत्तर कमल का पत्ता है। कमल का पत्ता पानी में रहता है, पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। हकीम जर्रार ने सिर हिलाया। जनाब, ये भी सही जवाब नहीं। कमल का पत्ता पानी को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। ये उसकी सतह की खासियत है, लेकिन वो पानी को छूता तो है ही। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जिसका पानी से कोई भौतिक संपर्क ही नहीं होता, भले ही वो पानी के अंदर ही क्यों न दिखाई दे। अब तो दरबारियों के दिमाग चकरा गए। किसी ने मोम का जिक्र किया, किसी ने पारे का, तो किसी ने हवा के बुलबुले का। लेकिन हकीम जर्रार हर जवाब को अपने तीखे तर्कों से काट देते। अकबर का चेहरा चिंता से गंभीर होने लगा था। ये अब सिर्फ एक सवाल नहीं रहा था, ये उनके दरबार की इज्जत का सवाल बन गया था। उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थी, जो हमेशा की तरह एक कोने में शांत खड़े थे, और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो इस पूरी दिमागी कसरत का आनंद ले रहे हों। अकबर ने कहा, बीरबल, पूरा दरबार खामोश है। क्या तुम्हारे पास भी इस पहेली का कोई हल नहीं? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, सवाल जितना गहरा है उसका जवाब उतना ही सरल। लेकिन ऐसे गहरे सवालों के जवाब सोचने के लिए वक्त और सुकून चाहिए होता है। अगर आप और हकीम साहब मुझे 7 दिन की मोहलत दे तो मैं वादा करता हूं कि 8वें दिन दरबार में इसका जवाब पेश करूंगा। हकीम जर्रार जोर से हंसे। 7 दिन? अरे भाई, इसमें सोचने जैसा है क्या? या तो जवाब मालूम होता है या नहीं। जैर,
अगर तुम्हें अपनी नाकामी को 7 दिन के लिए टालना ही है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। हम 8वें दिन यहीं मिलेंगे। अकबर ने बीरबल को इजाजत दे दी। दरबार बर्खास्त हो गया। दूसरे दरबारी मन ही मन खुश थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल ने अपनी हार को टालने के लिए समय मांगा है। 7 दिन बाद जब वो थाली हाथ लौटेंगे तो बादशाह के सामने उनकी बड़ी किरकिरी होगी। अगले दिन से बीरबल ने अपनी खोज शुरू की, लेकिन वो किसी किताब या किसी ज्ञानी पंडित के पास नहीं गए। उन्होंने अपने तरीके से जवाब ढूंढना शुरू किया। वो घंटों यमुना नदी के किनारे बैठते और पानी की लहरों को, उसमें तैरती मछलियों को और पानी पर उड़ते परिंदों को देखते रहते। वो शहर के कुम्हारों के पास गए, धोबियों के घाट पर बैठे और बच्चों को तालाब में खेलते हुए देखा। दिन बीतते जा रहे थे। पहला, दूसरा, तीसरा, छठा दिन भी गुजर गया। महल में कानाफूसी शुरू हो गई कि बीरबल हार मान चुके हैं और शायद शर्म के मारे शहर छोड़कर ही चले गए हैं। अकबर की चिंता भी बढ़ने लगी थी। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, कल 7वां दिन है, क्या तुम्हें जवाब मिला? अगर नहीं मिला तो साफ साफ बता दो, हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। मैं तुम्हें किसी शारसी हकीम के सामने शर्मिंदा होते नहीं देख सकता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, आपने मुझ पर भरोसा किया है, उस भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगा। जवाब मुझे मिल चुका है, बस कल दरबार में उसे पेश करने का तरीका सोच रहा हूं। यह सुनकर अकबर की जान में जान आई। 8वें दिन दरबार की रौनक देखने लायक थी। दूर दूर से लोग ये देखने आए थे कि बीरबल उस मुश्किल पहेली का क्या जवाब देते हैं। हकीम जर्रार अपने आसन पर विजय भाव से बैठे थे। उन्हें अब भी यकीन था कि बीरबल के पास कोई जवाब नहीं होगा। बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में कुछ नहीं था सिवाय उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक के। तो बीरबल, तुम्हारे 7 दिन पूरे हुए। हकीम जर्रार ने तंज कसा। बताओ, कौन सी है वो चीज, या फिर अपनी हार मानने के लिए तैयार हो? बीरबल ने हकीम की ओर देखा और फिर बादशाह से मुखातिब हुए। आलम पनाह, मैं उस चीज का सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं उसे यहीं इसी दरबार में आप सबके सामने दिखाऊंगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। बीरबल ने सेवकों को इशारा किया। 2 सेवक फौरन पीतल का एक बड़ा सा चौड़े मुंह वाला बर्तन, तश्त, लेकर आए और उसे दरबार के बीचों बीच रख दिया। फिर दूसरे सेवकों ने उस बर्तन को यमुना के सास पानी से लबालब भर दिया। अब सबकी नजरें उस पानी से भरे बर्तन पर टिक गई। बीरबल ने हकीम जर्रार से कहा, हकीम साहब, आपसे गुजारिश है कि आप जरा करीब आकर इस पानी में झांके। हकीम जर्रार अपनी जगह से उठे और उस बर्तन के पास आकर पानी में देखने लगे। पानी इतना साफ था कि उसमें हकीम का चेहरा आईने की तरह नजर आ रहा था। बीरबल ने पूछा, हकीम साहब, आपको इस पानी में क्या नजर आ रहा है? हकीम ने कुछ चिढ़कर कहा, मेरा अपना चेहरा नजर आ रहा है। और क्या? ये सब क्या बचपना है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जनाब, आपका चेहरा पानी के अंदर है या बाहर? हकीम उलझन में पड़ गए। मेरा चेहरा तो बाहर है, पर उसका अक्स, उसकी परछाई पानी के अंदर है। बिल्कुल सही। बीरबल की आवाज पूरे दरबार में गूंजी। और यही मेरे सवाल का जवाब है। उन्होंने पूरे दरबार की ओर घूमकर कहा, जहां पनाह और दरबार के अक्लमंद लोगों। हकीम साहब का सवाल था कि वो कौन सी चीज है जो पानी में रहकर भी गीली नहीं होती। वो चीज है परछाई, यानी प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। एक पल के लिए दरबार में खामोशी छा गई और फिर जैसे सबको बात समझ में आ गई हो, एक कोलाहल सा मच गया। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए समझाया, देखिए, हकीम साहब का प्रतिबिंब इस वक्त पानी के ठीक अंदर मौजूद है। हम सब उसे देख सकते हैं, लेकिन क्या वह गीला है? नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब प्रकाश की एक लीला है, एक छवि है। उसका कोई भौतिक वजूद नहीं होता। आप उसे छू नहीं सकते, उसे पकड़ नहीं सकते, तो भला उसे गीला कैसे कर सकते हैं? ये पानी में रहती है, पानी में दिखती है, पर पानी का उस पर कोई असर नहीं होता।
उन्होंने आगे बढ़कर पानी में अपना हाथ डाला। देखिए, मेरा हाथ पानी में जाते ही गीला हो गया, लेकिन मेरे हाथ का जो प्रतिबिंब पानी में बन रहा है वो अभी भी सूखा है, क्योंकि वो सिर्फ एक अक्स है। ये नजारा देखकर हकीम जर्रार की आंखें फटी की फटी रह गई। जवाब इतना सरल, इतना सामने, और फिर भी वो और दरबार का कोई भी विद्वान उसे सोच नहीं पाया। वो अपनी सारी किताबी विद्या और तर्कों के साथ हार चुके थे, और बीरबल ने सिर्फ साधारण अवलोकन से उस गुत्थी को सुलझा दिया था। हकीम जर्रार का दंभ चूर चूर हो गया। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और बोले, मैं अपनी हार मानता हूं बीरबल, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। मैं ज्ञान के घमंड में अंधा हो गया था और ये भूल गया था कि सबसे बड़ी बुद्धिमानी किताबों में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखने में छुपी होती है। बादशाह अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वो अपने सिंहासन से उठे, बीरबल के पास आए और उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश बीरबल, तुमने आज सिर्फ एक पहेली का जवाब नहीं दिया है, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। तुमने साबित कर दिया है कि सच्ची अथल सिर्फ ज्ञान को जमा करने में नहीं, बल्कि उसे सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। उस दिन के बाद हकीम जर्रार कुछ दिन और आगरा में रुके, लेकिन एक अभिमानी विद्वान की तरह नहीं, बल्कि एक शिष्य की तरह जो बीरबल की संगति में रोज कुछ नया सीख रहा था। और यह किस्सा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया, इस बात की मिसाल बनकर कि दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने ही छुपे होते हैं। बस उन्हें देखने के लिए बीरबल जैसी पारखी नजर चाहिए। कहानी 7। शहंशाह अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए पूरे हिंदुस्तान में विख्यात था। दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार और सलाहकार मौजूद थे, लेकिन उन सब में बीरबल का स्थान सबसे ऊंचा था। बीरबल न केवल अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए जाने जाते थे, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों को बड़ी ही सरलता से समझा देने की उनकी कला भी बेजोड़ थी। एक दिन दरबार में किसी गंभीर विषय पर चर्चा चल रही थी। एक युवा दरबारी, जिसका नाम आरिफ था, हाल ही में दरबार का हिस्सा बना था। आरिफ बहुत पढ़ा लिखा और ज्ञानी था, लेकिन उसमें अनुभव की कमी और अपनी विद्वता का थोड़ा अहंकार भी था। चर्चा के दौरान एक पुराने और संकी दरबारी मुंशी जफर ने एक बिल्कुल बेतुका और अतार्किक तर्क प्रस्तुत किया। जफर मियां अपनी मूर्खतापूर्ण बातों और हर चीज पर बिना सोचे समझे बहस करने की आदत के लिए दरबार में कुख्यात थे। आरिफ को जफर मियां की ये मूर्खतापूर्ण दलील बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपनी पूरी विद्वता का प्रयोग करते हुए जफर मियां के तर्क को काटना शुरू कर दिया। आरिफ तर्क पर तर्क देता गया, सबूत पर सबूत पेश करता गया, लेकिन जफर मियां अपनी बात पर अड़े रहे। वो आरिफ की किसी भी दलील को सुनने या समझने को तैयार नहीं थे। बहस धीरे धीरे तीखी होती गई। आरिफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आवाज ऊंची हो गई। वहीं जफर मियां अपनी बेतुकी बातों को और ज्यादा जोर शोर से दोहरा रहे थे। पूरा दरबार ये तमाशा देख रहा था। अकबर भी इस व्यर्थ की बहस से ऊब चुके थे। उन्होंने देखा कि आरिफ, जो एक होनहार और समझदार नौजवान था, एक मूर्ख व्यक्ति के साथ बहस में उलझकर अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना मानसिक संतुलन खो रहा था। वो पसीने से तरबतर था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। अंत में अकबर ने हस्तक्षेप किया। बस कीजिए आरिफ, हम तुम्हारी विद्वता और तुम्हारे तर्कों का सम्मान करते हैं। अब इस बहस को यहीं समाप्त करो। आरिफ ने हाफते हुए कहा, लेकिन जहांपनाह, आप देख रहे हैं कि मुंशी जफर कैसी उलझुल बातें कर रहे हैं। मैं तो बस सत्य को स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं। अकबर ने एक गहरी नजर बीरबल पर डाली, जो हमेशा की तरह शांत भाव से ये सब देख रहे थे। बीरबल, तुम इस विषय पर क्या कहोगे? क्या आरिफ का एक मूर्ख व्यक्ति को सही राह दिखाने का प्रयास गलत है? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, आलम पनाह,
आरिफ की नीयत नेक है, लेकिन उसका तरीका गलत है। वो उस पत्थर पर पानी डाल रहा है जो कभी भीग नहीं सकता। वो एक ऐसी दीवार से सिर टकरा रहा है जो कभी नहीं गिरेगी। तुम्हारा मतलब क्या है बीरबल? साफ साफ कहो, अकबर ने कहा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज्ञा हो तो मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ये कहानी बताएगी कि मूर्खों से बहस क्यों नहीं करनी चाहिए। दरबार में एकदम शांति छा गई। बीरबल की कहानियों का सभी को इंतजार रहता था। अकबर ने इजाजत दी और बीरबल ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले घने जंगल के बीच एक शेर और एक गधे में गहरी दोस्ती थी। शेर जंगल का राजा था, शक्तिशाली और बुद्धिमान। गधा, जैसा कि उसकी प्रकृति थी, थोड़ा मूर्ख और बहुत ज्यादा हठी था। अपनी दोस्ती के कारण शेर अक्सर गधे की नादानियों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन दोनों दोस्त जंगल में टहल रहे थे। सूरज की रोशनी पेड़ों से छन छन कर जमीन पर पड़ रही थी, जिससे घास का रंग चमकीला हरा दिख रहा था। गधे ने जमीन पर उगी मुलायम और रसीली घास को देखते हुए कहा, वाह दोस्त, आज आसमान कितना नीला है और ये घास भी कितनी नीली है। आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। शेर ने चौंक कर गधे की तरफ देखा। क्या कहा तुमने? घास नीली है? हां, बिल्कुल नीली है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? गधे ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। शेर ने हंसते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्त, लगता है तुम्हारी आंखों में कोई समस्या है। घास नीली नहीं, हरी होती है। देखो, इसका रंग हरा है। गधे ने जिद करते हुए कहा, नहीं, ये नीली है। मैं कह रहा हूं ना, ये नीली है। तुम राजा हो तो क्या हुआ? तुम्हें रंगों की पहचान नहीं है क्या? अब शेर को थोड़ा गुस्सा आया। उसने समझाने की कोशिश की, देखो, मैं जंगल का राजा हूं। मैंने पूरी दुनिया देखी है। मैंने हमेशा घास को हरे रंग का ही पाया है। हरा, समझ गए? मैं कुछ नहीं समझूंगा। गधा अड़ गया। तुम अपनी ताकत के दम पर झूठ को सच साबित करना चाहते हो। मैं कहता हूं घास नीली है और बस नीली है। उनकी बहस बढ़ती गई। शेर तर्क देता, गधा अपनी मूर्खता पर अड़ा रहता। शेर ने उसे दूसरे पेड़ों और पत्तों का उदाहरण दिया, लेकिन गधे पर कोई असर नहीं हुआ। वो बार बार एक ही बात दोहराता रहा, घास नीली है, घास नीली है, घास नीली है। जंगल के दूसरे जानवर भी इकट्ठा हो गए और ये अजीब बहस देखने लगे। कुछ जानवर गधे की मूर्खता पर हंस रहे थे, तो कुछ शेर की बेबसी पर। शेर के लिए ये उसकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। वो जंगल का राजा था और एक गधा उसे सबके सामने गलत साबित कर रहा था। गुस्से और हताशा में शेर की आवाज भी ऊंची हो गई। वो दहाड़ने लगा, चुप हो जाओ मूर्ख, घास हरी होती है। गधे ने भी अपनी पूरी ताकत से ढेंचू ढेंचू करना शुरू कर दिया, नीली है, नीली है, नीली है। ये शोरगुल इतना बढ़ गया कि जंगल के सबसे पुराने और बुद्धिमान प्राणी उल्लू महाराज, जो दिन में अपनी गुफा में सोते थे, उनकी नींद टूट गई। वो बाहर आए और पूछा, क्या बात है? इतना कोलाहल क्यों हो रहा है? शेर ने गुस्से में कहा, देखिए उल्लू जी, ये गधा कह रहा है कि घास नीली होती है। मैं इसे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। गधे ने बीच में ही कहा, उल्लू जी, आप ही न्याय कीजिए। ये शेर अपनी ताकत के जोर पर मुझे झूठा ठहरा रहा है। आप बताइए, घास का रंग क्या है? उल्लू ने एक नजर घास पर डाली, फिर गधे को देखा और फिर शेर को। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसने कुछ देर सोचा और फिर अपना फैसला सुनाया। मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। सारे सबूतों को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि घास का रंग नीला है। यह सुनते ही गधे ने खुशी के मारे उछलना शुरू कर दिया। देखा, देखा, मैंने कहा था ना, उल्लू जी ने न्याय कर दिया। मैं सही था, तुम गलत थे। फिर उल्लू ने अपना फैसला पूरा किया।
और चूंकि शेर ने एक सत्यवादी के साथ बहस करके उसका अपमान किया है और जंगल की शांति भंग की है, इसलिए मैं शेर को 1 महीने तक मौन व्रत रखने की सजा सुनाता हूं। यह सुनकर शेर के तो होश ही उड़ गए। क्या ये कैसा न्याय है? आप जानते हैं कि घास हरी होती है, फिर भी आपने गधे को सही ठहराया और मुझे सजा दे दी। क्यों? गधा अपनी जीत का जश्न मनाता हुआ वहां से चला गया। जब वो आंखों से ओझल हो गया तो उल्लू ने शेर के पास आकर धीरे से कहा, महाराज, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि घास हरी होती है, तो फिर आपने ऐसा अन्यायपूर्ण फैसला क्यों दिया? शेर ने दुखी होकर पूछा। उल्लू ने एक गहरी सांस ली और जो बात कही वो सोने के अक्षरों में लिखने लायक थी। उल्लू ने कहा, महाराज, ये सजा आपको इसलिए नहीं मिली कि आप गलत थे। ये सजा आपको इसलिए मिली है कि आपने एक ऐसे मूर्ख के साथ बहस करने में अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद की, जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं था। गधे जैसे हठी और मूर्ख प्राणी का उद्देश्य सत्य को जानना नहीं, बल्कि अपनी बात को सही साबित करना होता है, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों न हो। उल्लू ने आगे समझाया, जब आप एक मूर्ख से बहस करते हैं तो आप उसी के स्तर पर उतर आते हैं। वो आपको अपने अनुभव, जो कि मूर्खता का है, से हरा देगा। इस बहस में आप कभी जीत नहीं सकते। अगर आप उसे सबूतों से गलत साबित कर भी दें तो भी वो अपनी हार नहीं मानेगा, बल्कि आपसे व्यक्तिगत दुश्मनी पाल लेगा। और अगर, जैसा कि आज हुआ, कोई तीसरा व्यक्ति बीच बचाव करता है और उसे सही ठहरा देता है, तो वो और भी ज्यादा आश्वस्त हो जाता है कि वही सही था। इससे उसकी मूर्खता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उल्लू ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से ही नहीं, बल्कि इस बात से भी होती है कि वो अपनी ऊर्जा कहाँ और किसके साथ खर्च करता है। एक मूर्ख के साथ बहस करना अपनी बुद्धिमानी का अपमान करने जैसा है। इससे न तो मूर्ख को ज्ञान मिलता है और न ही बुद्धिमान को शांति। इसलिए सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि ऐसे लोगों को अनदेखा कर दिया जाए और उन्हें उनकी अपनी दुनिया में खुश रहने दिया जाए। आपकी असली जीत बहस करने में नहीं, बल्कि बहस से बचने में है। शेर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने समझ लिया कि गधे से बहस करके उसने अपनी शान, अपना समय और अपनी मानसिक शांति तीनों खो दी थी। उसने उल्लू को धन्यवाद दिया और चुपचाप अपनी गुफा की ओर चला गया, मौन व्रत का पालन करने। कहानी खत्म करके बीरबल चुप हो गए। पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा था। हर किसी के चेहरे पर, खासकर युवा आरिफ के चेहरे पर, एक गहरी समझ का भाव था। बीरबल ने आरिफ की ओर देखते हुए कहा, आरिफ, तुम एक बुद्धिमान शेर हो। और मूशी जफर, खैर, वो अपनी प्रकृति से मजबूर है। तुमने अपने सारे तर्क, सारे सबूत उस गधे के सामने पेश कर दिए, जो ये मानने को तैयार ही नहीं कि घास हरी होती है। इस प्रक्रिया में तुमने क्या हासिल किया, सिवाय क्रोध, हताशा और मानसिक अशांति के? तुम्हारी आवाज ऊंची हो गई, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया और तुम अपनी गरिमा खो बैठे। वहीं जफर मियां पर कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी उतने ही आश्वस्त है जितने पहले थे। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, मूर्खों से बहस न करने के 3 मुख्य कारण हैं। 1, आप कभी जीत नहीं सकते मूर्ख व्यक्ति तर्क और सबूतों पर नहीं, बल्कि अपनी धारणाओं और अहंकार पर चलता है। वो सत्य को स्वीकार करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात मनवाने के लिए बहस करता है। 2, आप अपना स्तर गिरा देते हैं। जब आप कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं तो छींटे आप पर ही आते हैं। मूर्ख के साथ बहस करने से आपकी अपनी छवि और गरिमा को ठेस पहुंचती है। देखने वालों के लिए एक मूर्ख और एक मूर्ख से बहस करने वाले में ज्यादा फर्क नहीं रह जाता। 3, आप अपनी सबसे कीमती चीज खो देते हैं, आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी मानसिक शांति। ये तीनों अनमोल हैं। इन्हें एक ऐसी बहस में बर्बाद करना
जिसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलना सबसे बड़ी मूर्खता है। बीरबल की बातों ने आरिफ की आंखें खोल दी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी जगह से उठा, मुंशी जफर के पास गया और उनसे अपनी कठोर वाणी के लिए माफी मांगी। फिर उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मैं बीरबल जी का आभारी हूं। आज मैंने किताबों से भी बड़ा सबक सीखा है। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में मैं अपनी ऊर्जा सही जगह लगाऊंगा। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और दरबार में ये नियम बना दिया कि किसी भी व्यर्थ की बहस को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उस दिन के बाद दरबार का माहौल और भी ज्यादा रचनात्मक और सकारात्मक हो गया और ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, इस शाश्वत सत्य को याद दिलाने के लिए कि सबसे बड़ी बुद्धिमानी अक्सर चुप रहने और मूर्खों के साथ बहस से बचने में ही होती है। कहानी 8। मुतलिया सल्तनत के सुनहरे दौर में, जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का परचम पूरे हिंदुस्तान पर लहराता था, उनकी राजधानी आगरा न केवल अपनी भव्य इमारतों और गुलजार बाजारों के लिए जानी जाती थी, बल्कि न्याय और बुद्धिमानी के लिए भी उसका एक अलग मुकाम था। इस न्याय की मशाल को थामे हुए थे बादशाह अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार, उनके नवरत्नों में से एक बीरबल। बीरबल की चतुराई के सिस्से दूर दूर तक मशहूर थे। कोई भी गुत्थी ऐसी न थी जिसे बीरबल अपनी सूझबूझ से सुलझा न सके। उन्हीं दिनों आगरा में एक सेठ हुआ करता था जिसका नाम था दयाराम। सेठ दयाराम शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक था। उसके पास सोने चांदी, हीरे मोतियों के अंबार थे। उसकी हवेलियां आसमान से बातें करती थी और उसके व्यापार का जाल काबुल से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। ऊपरी तौर पर सेठ दयाराम बड़ा धर्मात्मा और परोपकारी बनता था। वो मंदिरों में दान देता, गरीबों को लंगर खिलाता और बादशाह के खजाने में भी समय समय पर नजराना पेश करता रहता था। उसकी छवि एक ऐसे आदर्श नागरिक की थी जिस पर सल्तनत को गर्व हो। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। सेठ दयाराम की असलियत कुछ और ही थी। वो जितना बड़ा धर्मात्मा होने का दिखावा करता था, अंदर से उतना ही बड़ा सूदखोर, मक्कार और बेईमान था। वो छोटे व्यापारियों का माल हड़प लेता, किसानों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीनें अपने नाम करवा लेता और सल्तनत के करों में भारी हेराफेरी करता था। उसने अपनी दौलत का साम्राज्य दूसरों के आंसुओं और बद्दुओं की नींव पर खड़ा किया था। लेकिन उसकी चालाकी ऐसी थी कि आज तक कोई भी उसे रंगे हाथों पकड़ नहीं सका था। एक रोज सुबह सुबह पूरे आगरा में सनसनी फैल गई। खबर आई कि सेठ दयाराम की सबसे सुरक्षित तिजोरी में चोरी हो गई है। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी। सेठ की हवेली किसी किले से कम न थी। हर कोने पर मजबूत पहरेदार, लोहे के भारी दरवाजे और तिजोरी तक पहुंचने के लिए 7 तालों का एक जटिल तंत्र। ऐसे में चोरी हो जाना किसी जादू टोने से कम नहीं था। सेठ दयाराम छाती पीटता हुआ, रोता बिलखता दरबार में हाजिर हुआ। उसने अकबर के कदमों में अपनी पगड़ी रख दी और दहाड़े मारकर रोने लगा। दुहाई हो आलमपनाह, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी जिंदगी भर की कमाई एक ही रात में चोर ले उड़े। अगर आपकी सल्तनत में मेरे जैसा व्यापारी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा? न्याय कीजिए जहांपनाह, मेरे साथ न्याय कीजिए। अकबर को बड़ा क्रोध आया। ये उनकी सल्तनत की इज्जत का सवाल था। उन्होंने फौरन शहर के कोतवाल को तलब किया और हुक्म दिया, कोतवाल साहब, हम आपको 3 दिन की मोहलत देते हैं। या तो चोर हमारे सामने होगा या फिर आपकी गर्दन। जाइए, जमीन आसमान एक कर दीजिए, लेकिन चोर को ढूंढ निकालिए। कोतवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शहर की नाकेबंदी कर दी गई। हर आने जाने वाले की तलाशी होने लगी और पुराने सारे चोरू चक्कों को हवालात में डालकर उनकी जमकर धुनाई की गई। लेकिन 3 दिन बीत गए, चोर का कोई सुराग नहीं मिला। चोर ने अपने पीछे एक भी निशान नहीं छोड़ा था। थकहार कर कोतवाल ने बादशाह के सामने अपनी हार मान ली।
अकबर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी सल्तनत में एक चोर ने उनकी नाक में दम कर दिया था। दरबार में बैठे सभी मंत्री और सलाहकार अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस उपाय नहीं था। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत भाव से खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारी अक्ल ने भी काम करना बंद कर दिया है? अकबर ने तलछी से पूछा। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, जब तक मामला कोतवाल साहब के हाथ में था, मेरा बोलना उचित नहीं था। यदि आप हुक्म दे तो क्या मैं इस मामले की जांच अपने तरीके से कर सकता हूं? अकबर को तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। ये मामला अब तुम्हारे हवाले। हमें बस नतीजा चाहिए। बीरबल ने सबसे पहले सेठ दयाराम को अपने पास बुलाया। सेठ जी, आप इत्मीनान से बताइए कि तिजोरी से क्या क्या चोरी हुआ है। हर एक चीज का पूरा ब्यौरा दीजिए। सेठ ने रोनी सूरत बनाकर एक लंबी चौड़ी फहरिस्त गिना दी। हुजूर, 5,000 सोने की अशरफिया, 100 तोला वजनी हीरों का एक हार, पन्ने जड़ा एक बेशकीमती टंजर और भी बहुत कुछ था। मुझे ठीक से याद भी नहीं आ रहा। मेरा तो सब कुछ लुट गया। बीरबल ने सेठ की आंखों में झांकते हुए पूछा, सेठ जी, क्या सिर्फ यही कीमती चीजें चोरी हुई हैं? जरा ठीक से याद कीजिए। कोई कागज, कोई बही खाता, कोई दस्तावेज तो चोरी नहीं हुआ? ये सुनते ही सेठ दयाराम का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं हुजूर, चोर को भला मेरे बही खातों से क्या मतलब? वो तो सिर्फ सोना चांदी लेने आया था। बीरबल ने सेठ के चेहरे पर आए उस क्षणिक बदलाव को पढ़ लिया था। उनके अनुभवी दिमाग में शक की पहली घंटी बज चुकी थी। उन्होंने सेठ को जाने दिया और फिर चोरी की जगह का मुआयना करने उसकी हवेली पहुंचे। बीरबल ने घंटों तक उस कमरे की जांच की जहां तिजोरी रखी थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा कोतवाल ने बताया था। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई जबरदस्ती के निशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे चोर हवा में आया और हवा में ही गायब हो गया। बीरबल समझ गए कि ये किसी बाहरी चोर का काम नहीं है। चोर जरूर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हवेली और तिजोरी के हर राज का पता है। अपनी जांच के दौरान बीरबल ने हवेली के नौकरों चाकरों से भी बात की। बातचीत में उन्हें पता चला कि कुछ साल पहले सेठ दयाराम का एक बहुत ही वफादार और होशियार मुनीम हुआ करता था, जिसका नाम माधव था। माधव के पिता भी पीढ़ियों से सेठ के परिवार की सेवा करते आए थे, लेकिन एक दिन अचानक सेठ ने माधव पर टबन का झूठा इल्जाम लगाकर उसे नौकरी से निकाल दिया और उसका सारा जमाधन भी हड़प लिया। इस सदमे से माधव के बूले पिता की मृत्यु हो गई और माधव अपना घर-बार बेचकर कहीं गायब हो गया था। बीरबल के दिमाग की कड़ियां जुड़ने लगी। उन्होंने अपने गुप्तचरों को माधव का पता लगाने के काम पर लगा दिया। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद पता चला कि माधव शहर के बाहर एक गरीब बस्ती में अपनी बीमार मां के साथ रहता है और मजदूरी करके गुजारा कर रहा है। अगले दिन बीरबल वेश बदलकर उस बस्ती में पहुंचे। उन्होंने देखा कि माधव एक झोपड़ी के बाहर बैठा अपनी मां के पैर दबा रहा था। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन कोई बेईमानी या डर नहीं था। बीरबल ने एक अजनबी राहगीर बनकर उससे पीने के लिए पानी मांगा। माधव ने बड़े आदर से उन्हें पानी पिलाया और बैठने के लिए अपनी टूटी फूटी चारपाई दी। बीरबल ने बातों बातों में शहर में हुई बड़ी चोरी का जिक्र छेड़ा। सुना है सेठ दयाराम के यहां बहुत बड़ी चोरी हुई है। चोर भी बड़ा शातिर है, आज तक पकड़ा नहीं गया। ये सुनकर माधव की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जिसे उसने फौरन छुपा लिया। उसने शांत भाव से कहा, जनाब, इस दुनिया में हर चोर सिर्फ दौलत के लिए चोरी नहीं करता। कुछ चोर न्याय के लिए भी चोरी करते हैं। ये एक वाक्य बीरबल के लिए काफी था। उन्हें अपना चोर मिल चुका था, लेकिन बीरबल ने उसे वही गिरफ्तार नहीं किया।
वो जानते थे कि इस कहानी में और भी कई परतें हैं। वो वापस महल लौट आए और अगले दिन दरबार में एक घोषणा करवाई। बादशाह सलामत के हुक्म से ये ऐलान किया जाता है कि सेठ दयाराम के चोर ने जो भी माल चुराया है वो सल्तनत की अमानत है। अगर चोर 7 दिन के अंदर सारा माल शाही खजाने में जमा करवा देता है तो उसकी जान बख्श दी जाएगी और उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। ये बीरबल का फेंका हुआ एक पासा था। वो देखना चाहते थे कि चोर का मकसद सिर्फ पैसा है या कुछ और। ठीक 7वें दिन रात के अंधेरे में शाही खजाने के बाहर एक संदूक पड़ा मिला। संदूक के अंदर 5000 सोने की अशर्फिया, हीरों का हार और पन्ने जड़ा टंजर यानी चोरी का सारा कीमती सामान मौजूद था। साथ में एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था, आलम पनाह, मैंने आपकी अमानत लौटा दी है, लेकिन एक चीज है जो मैंने नहीं लौटाई, क्योंकि वो न तो सेठ दयाराम की है और न ही सल्तनत की। वो उन हजारों बेबस लोगों की है जिन्हें सेठ ने लूटा है। अगर आप सच्चा न्याय करना चाहते हैं तो चोर को ढूंढने की बजाय सेठ दयाराम के कर्मों की जांच करें। अब पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो चुका था। बीरबल ने बादशाह अकबर को पूरी कहानी बताई और अगले ही दिन माधव को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। सेठ दयाराम भी अपनी जगह पर मौजूद था, ये देखने के लिए कि आखिर वो गुस्ताख चोर कौन है। सिपाहियों के बीच जब माधव दरबार में हुआ तो सेठ दयाराम उसे देखकर सन्न रह गया। तो तुम हो वो चोर? अकबर ने गरज कर पूछा। माधव ने बिना किसी डर के सिर उठाकर कहा, जी जहांपनाह, मैंने ही सेठ की तिजोरी से चोरी की है। दरबार में शोर मच गया। सजाए मौत, इसके हाथ काट दिए जाए, जैसी आवाजें गूंजने लगी। सेठ दयाराम ने आगे बढ़कर कहा, देखिए जहांपनाह, ये नमक हराम है। मैंने इसे पाला पोसा और इसने मेरे ही घर में चोरी की। इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई दूसरा ऐसी हिम्मत ना कर सके। अकबर ने माधव से पूछा, तुमने चोरी क्यों की? क्या तुम्हें सल्तनत के छानून का डर नहीं? माधव ने कहा, जहांपनाह, मुझे थानून का डर है, इसीलिए मैंने चोरी की। मैं सालों तक सेठ दयाराम के यहां काम करता रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे ये धर्मात्मा का चोला ओढ़कर गरीबों का तून चूसता है। इसने सल्तनत को करों में लाखों का चूना लगाया है। इसने मेरे पिता की जीवन भर की कमाई हड़प ली, उन पर झूठा इल्जाम लगाकर हमें सड़क पर ला दिया। मेरे पिता इसी सदमे में मर गए। मैं हर दरवाजे पर गया, हर अधिकारी से गुहार लगाई, लेकिन इस सेठ के रुतबे और दौलत के आगे किसी ने मेरी नहीं सुनी। जब न्याय के सारे रास्ते बंद हो गए तब मुझे अन्याय का रास्ता अपनाना पड़ा। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम सच कह रहे हो? अकबर ने पूछा। सबूत मेरे पास है जहांपनाह, माधव ने कहा। मैंने इसकी तिजोरी से सिर्फ सोना चांदी नहीं चुराया था, मैंने इसका वो काला बही खाता भी चुराया है जिसमें इसके सारे काले कारनामों का हिसाब किताब दर्ज है। ये वही चीज है जिसके चोरी होने का जिक्र सेठ ने आपसे नहीं किया। ये सुनते ही सेठ दयाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पसीने से तर हो गया। माधव ने अपने कपड़ों में छिपाकर रखा हुआ एक मोटा सा बही खाता निकाला और बीरबल के हवाले कर दिया। बीरबल ने बही खाता खोलकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, सेठ दयाराम के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था और बादशाह अकबर की आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उस बही खाते में सेठ के हर एक गुनाह का कच्चा चिट्ठा था। कैसे उसने अकाल के समय अनाज की जमाखोरी की, कैसे उसने जाली दस्तावेज बनाकर विधवाओं की जमीनें हड़पी और कैसे उसने शाही खजाने को धोखा दिया। सबूत अकाट्य थे। सेठ दयाराम का पर्दाफाश हो चुका था। अकबर क्रोध से सिंहासन से उठ खड़े हुए। धोखेबाज, मक्कार, तूने धर्म की आड़ में इतने गुनाह किए। सिपाही, पकड़ लो इसे। इसकी सारी संपत्ति जब्त करके शाही खजाने में जमा कर दी जाए और इसे जिंदगी भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। सिपाहियों ने सेठ दयाराम को घसीटते हुए बाहर निकाल दिया।
दरबार में शांति छा गई। सबकी नजरें अब माधव पर थी। उसने चोरी की थी, वो एक मुजरिम था, लेकिन उसकी चोरी की वजह से एक बहुत बड़ा अपराधी पकड़ा गया था और सल्तनत का बहुत बड़ा फायदा हुआ था। अब अकबर के सामने एक धर्म संकट था। कानून के हिसाब से माधव को सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनकी अंतरात्मा कह रही थी कि माधव ने जो किया वो न्याय के लिए था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम बताओ, इसके साथ क्या सुलूक किया जाए? ये एक चोर भी है और एक फरियादी भी। ये मुजरिम भी है और सल्तनत का मददगार भी। पूरा दरबार बीरबल का जवाब सुनने के लिए उत्सुक था। बीरबल अपनी जगह से उठे और बोले, आलम पनाह, ये सच है कि माधव ने चोरी की है, जो सल्तनत का एक गंभीर अपराध है। कानून के मुताबिक उसे सजा मिलनी ही चाहिए। यह सुनकर माधव ने शांति से अपना सिर झुका लिया, जैसे उसे फैसला मंजूर हो। बीरबल ने आगे कहा, और कानून ये भी कहता है कि जो कोई सल्तनत के खिलाफ हो रहे बड़े अपराध का पर्दाफाश करता है और खजाने को होने वाले नुकसान को बचाता है, वो इनाम का हकदार होता है। माधव ने सेठ दयाराम के काले कारनामों को उजागर करके सल्तनत की लाखों अशरफियों को डूबने से बचाया है, इसलिए वो एक बड़े इनाम का भी हकदार है। दरबार में बैठे लोग उलझन में पड़ गए। एक ही व्यक्ति को सजा और इनाम दोनों कैसे मिल सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए और अपना अंतिम फैसला सुनाया। इसलिए मेरा न्याय ये कहता है कि माधव को उसके चोरी के अपराध के लिए सजा दी जाए, और उसकी सजा यह है कि उसने जो 5,000 अशरफिया चुराई थी, वो उसे सेठ दयाराम को वापस लौटानी होंगी। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लोग समझकर मुस्कुराने लगे। ये कैसी सजा थी? सेठ तो पहले ही जेल में था और उसकी सारी संपत्ति जब्त हो चुकी थी। बीरबल ने अपनी बात पूरी की, और माधव को सल्तनत की मदद करने के लिए इनाम दिया जाए। उसका इनाम यह है कि सेठ दयाराम की जब्त की गई संपत्ति में से 10,000 अशरफिया माधव को दी जाए, ताकि वो अपना नया जीवन शुरू कर सके और अपनी बीमार मां का इलाज करवा सके। वाह बीरबल, वाह! बादशाह अकबर अपने सिंहासन से उठकर बोले, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुमसे बड़ा कोई पारखी नहीं है। ये न्याय न सिर्फ कानून की किताबों पर खरा उतरता है, बल्कि इंसानियत के तठाजों को भी पूरा करता है। अकबर ने माधव को अपने पास बुलाया और कहा, माधव, तुमने गलत रास्ता चुना, लेकिन तुम्हारी नीयत साफ थी। तुम्हारा काम चोरी का था, लेकिन तुम चोर नहीं हो। तुम एक ईमानदार इंसान हो, जिसे हालातों ने मजबूर कर दिया। आज से तुम चोरी के इल्जाम से आजाद हो, और ये इनाम तुम्हारी ईमानदारी का है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया। सालों बाद उसे वो न्याय मिला था जिसके लिए वो भटक रहा था। उस दिन के बाद से पूरे आगरा में ये किस्सा मशहूर हो गया। लोग माधव को ईमानदार चोर के नाम से जानने लगे, और ये कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि अकबर और बीरबल के राज में सिर्फ कर्म को नहीं, बल्कि कर्म के पीछे छुपी नीयत को भी परखा जाता था। न्याय की तराजू पर सिर्फ अपराध नहीं, इंसानियत भी तौली